सर यू आर लाइव। और पीपीटी शेयर कैसे होगी? शेयर में जाके सर हाँ, नीचे शेयर स्क्रीन है ना सर, शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, शेयर स्क्रीन है, इसको ठीक है। शेयर स्क्रीन इज इजीएस्ट टू मॉनिटर्स में हैवी वर्क कौन से शेयर स्क्रीन। और सर पीपीटी ओपन कर लीजिए अपनी, जो भी आपको शेयर करना है। एंटायर स्क्रीन नहीं, इसमें एक मिनट रुकेगा। पीपीटी ओपन कर लीजिए सर। देखिएगा, आया क्या? आ गया सर, आ गया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पीपीटी? हाँ बिल्कुल जी, पीपीटी आ गया। हाँ जी, ये देखिए आपके पास भी आ गई है। F5 प्रेस कर लीजिए, F5 प्रेस कीजिए। F5 जस्ट मिनट वेट। 5 ओके। कंटिन्यू सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके, एक्चुअली मुझको तो सामने स्क्रीन पे केवल तो मैं शुरू करता हूँ, है ना? ये ओके। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छाव। जी हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर अनिल योगी speaking on behalf of Om Sterling Global University, and today I am going to talk about the yoga for tough time. तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि टफ टाइम ये समय चल रहा है, एक ये वैश्विक स्तर पर चल रहा है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत स्तर की बात करता हूं तो व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारे जीवन में कई बार टफ टाइम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टफ टाइम। टफ टाइम यह वह टाइम है जो आप किसी को आपको उसको ट्रबल मान सकते हैं, कोई स्ट्रगल मान सकते हैं, या स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। अब इसके फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैं कहता हूं कि बिजनेस को लॉस हो गया है तो ये भी एक टफ टाइम है, आपको वहां फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। आपका कोई नियर डियर कोई ऐसा है जिसकी डेथ हो गई है, वो भी एक टफ टाइम है। हो सकता है कोई नियर डियर है उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है, वो भी एक टफ टाइम है। या हो सकता है कि आपकी नौकरी चली गई है, या और किसी तरह का ऐसा कोई संकट आ गया है, किसी ने आप पे अटैक कर दिया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। ये सब इस तरह के टफ टाइम है, और इस टफ टाइम में अपने आप को कैसे मैनेज किया जाए और उसमें योगा हमारा क्या मदद कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स जो टफ टाइम की है वो क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि यहां दो तरह की ही पर्सनैलिटीज होती हैं, एक है नेगेटिव थॉट से भरी हुई है और एक पॉजिटिव थॉट से भरी हुई है। तो यहां आप देखिए कि टफ टाइम क्या करता है। टफ टाइम इट कैन ब्रेक यू। यस, ये टफ टाइम जो ऐसा है ये आपको बिखेर सकता है। अगर आप उस टफ टाइम में नहीं संभले, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया, आपने ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठे जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या आप अकेले में रह रहे हैं, आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि सारी दुनिया बेकार है, सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, इस प्रकार के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, टफ टाइम आपको ब्रेक कर देगा। और दूसरा, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, इट कैन, ये तो आप समझ गए, इट कैन ब्रेक यू। तो दूसरा एस्पेक्ट है, इट कैन मेक यू। यस, टफ टाइम मेक यू स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा,
हम जीवन में कभी भी आप अगर याद कीजिएगा, जीवन में आप कभी भी अगर बेहतर बने हैं तो वो केवल एक ही समय है, वो है टफ टाइम। टफ टाइम जिस प्रकार से आप जिम में जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं और आपकी मसल्स जो है वो मसल्स बनती हैं, उसी प्रकार से टफ टाइम में आपकी मेंटल मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं। जरा याद कीजिएगा अपने जीवन का कोई ऐसा समय जहां आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब जो है कुछ आगे करने के लिए नहीं रहा है, लेकिन आप पाएंगे कि वही समय ऐसा था जहां आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिला था, अपनी शक्ति को पहचानने का मौका मिला था और अपने साथियों को पहचानने का मौका मिला था। यस, टफ टाइम ही होता है जहां हम पहचानते हैं कौन अपना है, कौन पराया है और मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ये भी हम टफ टाइम में ही पहचानते हैं। तो यहां पर इस टफ टाइम जो समय चल रहा है कोविड-19 के समय, तो इसको अब समय आ गया इसको पॉजिटिविटी के साथ में लेने का। इवन मैं कल एक वेबिनार मैंने अटेंड किया, उसमें जो एक्सपर्ट थे वो दलाई लामा थे, हिज होलीनेस दलाई लामा। उन्होंने भी यही बताया कि कोविड ने तो एक हमें अपॉर्चुनिटी दी है। देखिए आप कैसी विडंबना है कि हम जहां उस कोविड से नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं और कुछ नेगेटिव थॉट्स हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जो दलाई लामा जी जो हैं वो बता रहे हैं कि कोविड ने तो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, इसने एक ब्रेक लगाया उस भागती दौड़ती जिंदगी के ऊपर। जी हाँ, कैसे हमारा बिजनेस भले ही रुक गया है, हमारी जॉब भले ही ठहर गई है, हमारा जो एक सर्कुलेशन था वो जरूर रुक गया है, लेकिन इसके साथ कई और भी चीजें हैं जो पॉजिटिवली हो रही है। हम सब जानते हैं कि नेचर ने अपने आप को क्योर किया है, हम जानते हैं कि हम लोग हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गए। इवन मैं भी अगर अपने आप की बात करता हूं तो मैं भी पहले से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूं और हम कहीं ना कहीं अब समझ रहे हैं कि जीवन का केवल भागना और भागना ही नहीं है, इसको ठहर के इसको एंजॉय करना भी है। तो जो टफ टाइम का जो एक मैं इसमें आप देख सकते हैं कि स्माइली मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है, तो टफ टाइम और जो हैप्पीनेस वाला टाइम है, यानी कि जो अच्छा टाइम है, सुख का हो चाहे दुख का हो, उन दोनों की जो स्थिति है, वो बीच की स्थिति जो है वो आनंद की स्थिति है, वो ध्यान की स्थिति है। ये अगर स्थिति हम अगर अपने अंदर बना लें तो मैं समझता हूं कोई आपको कहीं भी कोई आपको ब्रेक नहीं कर सकता, चाहे वो समय हो चाहे वो कोई इंसान हो। तो इसलिए इस साइंस को आपको आज यहां समझना चाहिए कि योग इसमें क्या हेल्प कर सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि योग को हम केवल यही लेके चलते हैं कि योग का मतलब केवल योगा इज फॉर हेल्थ, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, मैनेजमेंट ऑफ इलनेस। अभी हम योगा के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, खूब वेबिनार हमने अटेंड किए हैं कि योगा, हाउ टू बिल्ड इम्यूनिटी थ्रू योगा। लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश करें कि योगा इज नॉट अ साइंस ओनली फॉर हेल्थ, इट्स अ साइंस ऑफ द होल लाइफ स्टाइल और इट्स अ साइंस ऑफ सक्सेस, इट्स अ साइंस ऑफ हैप्पीनेस, इट्स अ साइंस ऑफ ब्लिस, इट्स अ साइंस ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। तो आज मैं यहां बताने की आपको कोशिश करूंगा कि कैसे योगा हमारी इसमें मदद करेगा। तो आपने एक चीज तो जान ली है कि दो पक्ष हमेशा चलते हैं, शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, डार्क फेस है और एक लाइट फेस है। मैंने देखिए स्क्रीन पे भी यहां यही किया है कि जो मैंने यहां पे इसमें नोट किया है, इट कैन मेक यू, ये आपका ब्लैक में है, इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक है। यानी कि हमारे को जीवन में जितना भी हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना भी हमें अच्छे और बुरे आदमी की पहचान होती है वो संकट के समय होती है। जनाब आपके पास पैसा है, आपके पास मौज मस्ती है, जमीन जायदाद है, सब कुछ आपके पास में है, तो 1000 दोस्त आपके बन जाएंगे, 1000 साथी आपके साथ में रहेंगे। लेकिन जब टफ टाइम आएगा तो सब जो है उड़ जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। तो वही है, टफ टाइम ही हमको रियलाइज कराता है, यही हम आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देता है, यही हमको रियलाइजेशन देता है कि देखिए मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया, जिसको मैंने अपना समझा वो अपना नहीं रहा और जिसको मैं पराया समझ रहा था वो मेरा अपना हो रहा है। तो यहां जो रियलाइजेशन है, ये डार्क फेसी जीवन का जो है ये हमको बनाता है। तो यहां एक परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है कि टफ टाइम जो है वो हमारे जीवन में आना ही नहीं चाहिए। ये टफ टाइम जो नेचर देती है वो हमें इसलिए देती है ताकि हम बेहतर बने। और अगर थोड़ा सा अपने से अलग हटके, क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था और वहां किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर योगी, ईश्वर यानी गॉड हमें तो क्यों देते हैं? बहुत जेन्युइन से क्वेश्चन पूछा था और किसी प्लांट के
एक समझ लीजिए सेक्शन हेड ने पूछा था, जिनके अंडर में कम से कम 400 से 500 लोग काम करते हैं। उन्होंने पूछा कि ईश्वर हमें तो क्यों देते हैं, अगर ईश्वर पिता तुल्य हैं तो, अगर परमात्मा हमारे पिता तुल्य हैं तो हमें क्यों दुखी करते हैं। तो आप समझिए, आपके मन में कई बार बात आती होगी कि हमने उसको इतनी पूजा करी, हमने इतना पाठ किया, हमने उनको इतना सराहा और उतना समर्पण दिखाया, लेकिन वो हमें दुखी कर रहे हैं। ये कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था हर हिज होलीनेस दलाई लामा जी से, उनसे पूछा गया था कि जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग सच्चाई पे होते हैं, हमेशा वही जो है संकट में रहते हैं, वही हमेशा जो है सफर करते हैं। ऐसा नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन कि आप किस चीज को किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो आप यहां समझिए कि ये जो परसेप्शन की थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो आगे ये देखिए कि मैटर ये है कि व्हाट कैन आई डू इन टफ टाइम। देखिए टफ टाइम चल रहा है, नो डाउट चल रहा है, और सबसे ज्यादा जो संकट है, देखिए हर आदमी के अपने अपने दुख हैं। किसी ने कहा कि मेरा कष्ट महान, हर आदमी को अपना कष्ट जो है वो महान दिखाई देता है, उसको लगता है मेरा कष्ट बड़ा है। अब आप ये समझिए कि जो लोग हेल्दी हैं उनको लग रहा है कि भाई अब खाली बैठे हैं या हमारे पास पैसा उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। जो बीमार है उनका ये मानना है कि पहले सेहत ठीक हो जाए, पैसे बात की चीज है, पैसा तो आ जाएगा लेकिन पहले सेहत ठीक हो जाए। तो यानी कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम लोग किसको किस नजर से चीजों को हम देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपनी व्यक्तिगत सिचुएशन को देखें कि इस समय आपको कहां किस स्टेज पे खड़े हैं, और उस स्टेज पे आपको एनालाइज करना होगा कि व्हाट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। इसको समझने के लिए, और यहां देखिए आप एक इमेज मैंने आपको दिखाई है कि एक पौधे को संभाल रहा है, कोई दोनों हाथों से इस पौधे को संभाल रहा है। तो टफ टाइम में हमारी भी स्थिति इस पौधे की तरह होती है, जो अगर उसको जगह से सहारा ना मिले ना तो वो बिखर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक व्यक्ति की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति था जिसका काम पत्थर तोड़ने का था। तो पत्थर जब वो तोड़ रहा था सड़क किनारे, तो उसके बराबर से बड़ी ऑफिसर सामने से उसके निकला एक गाड़ी के अंदर। तो उसने केवल एक ही प्रार्थना करी ईश्वर से, ईश्वर अगर काश में वो ऑफिसर होता तो बात ही क्या होती, तो मेरा जीवन तो सफल हो जाता। तो पता नहीं क्या हुआ, उसको कहां से उसके जीवन पे सरस्वती बैठी थी और उसको वो ऑफिसर बन गया। इमीडिएटली वो ऑफिसर में कन्वर्ट हो गया और उसके पास एक गाड़ी आ गई और वो अधिकारी बन गया है। अब वो उस गाड़ी में चलने लग गया, जीवन बहुत बढ़िया था, बहुत ही आनंद के साथ में सुख के साथ में चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी गाड़ी के बराबर से कोई एक जैगुआर गाड़ी के अंदर, सेडान गाड़ी के अंदर, जिसकी कीमत ही कम से कम 1 करोड़ रुपए है, उसमें निकला। उसके आगे भी 3 गाड़ी और पीछे भी 3 गाड़ी। उसने कहा ये व्यक्ति कौन है, तो पता चला कि वो स्टेट का एक बिजनेस टाइकून है। बिजनेस टाइकून है, अरे ये ऑफिसर से भी बड़ा है। वो कहते यस ये ऑफिसर से बड़ा है, इसका अप्रोच जो है और बड़े लोगों पे है। तो वो कहता है कि ईश्वर मैं तो टाइकून, बिजनेस टाइकून बनना चाहता हूं। तो ईश्वर ने फिर उसको आशीर्वाद दिया, वो बिजनेस टाइकून बन गया। बिजनेस टाइकून बनने के बाद एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि जब वो गाड़ी से बाहर निकला, किसी कारण से उसको बाहर खड़ा होना पड़ गया था, तो सूरज की गर्मी से वो उससे पसीना आने लग गया। जब सूरज की गर्मी से पसीना आने लग गया, वो कह रहा कि यार ये क्या बात हुई है कि मुझे इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी ये सूरज जो है ये मेरा पसीना निकाल रहा है। इसका मतलब इस बिजनेसमैन से बड़ा ये सूरज है। तो वो कहता है ईश्वर मुझे सूरज बना दीजिए। ईश्वर उसको सूरज बना देते हैं। जब वो सूरज बन जाता है तो सब बहुत बढ़िया, बहुत शान के साथ में चमक रहा होता है। लेकिन एक दिन वो देखता है कि बादल आते हैं और उस सूरज को घेर लेते हैं, और सूरज का अस्तित्व जो है, उसका जो प्रभाव है वो ना के बराबर रह जाता है। वो कहता है ये क्या हुआ, इसका मतलब इस सूरज से भी कोई स्ट्रांग है। तो वो कहता है कौन स्ट्रांग हो सकता है। सोचा, जब उसने सोचा तो उसने कहा यस ये क्लाउड्स जो है, ये बादल जो है, ये सूरज से स्ट्रांग है। तो उसने कहा ईश्वर मुझे तो सूरज, मुझे तो बादल बनना है। तो भगवान ने उसको बादल बना दिया। जब उसको बादल बना दिया तो देखा वाह क्या मजा आ रहा है, देखा वो सूरज को भी ढक सकता है। उसके अंदर इस प्रकार की फीलिंग पैदा हो रही थी। लेकिन सडनली उसने देखा कि उसको हवा बहा के लेके चली गई। उसने कहा ये क्या हुआ, मेरा तो अस्तित्व संकट में आ गया, मुझसे भी ताकतवर कौन हो सकता है। तो उसने देखा कि मुझसे ताकतवर हवा है। उसने कहा ईश्वर मुझे हवा बना दीजिए। उसने कहा मुझे हवा बना दीजिए। तो ईश्वर ने उसे हवा बना दिया।
और हवा बनाने का उसने जो प्राउड फील किया, वाह अब मैं सबसे ताकतवर हूं। लेकिन क्या देखता है कि ये हवा जो है एक ऐसी चीज है जो इस हवा का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वो था पर्वत, माउंटेन। उसने कहा मैं कितना भी तेज होता हूं लेकिन ये माउंटेन अपनी जगह ही स्थिर रहता है, ये तो हिल भी नहीं पाता है। तो हे ईश्वर, मैं इससे भी शक्तिशाली बनना चाहता हूं, मुझे माउंटेन बना दीजिए। तो ध्यान दीजिए कि कहां से कहानी शुरू हुई और वो पर्वत बन गया है। अब पर्वत बनने के बाद वो बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, पहले की तरह मैं बहुत शक्तिशाली हो गया, मुझे तो हवा भी नहीं हिला सकती। लेकिन सडनली क्या हुआ, कहीं से उसे चट्टान के कटने की, चट्टान के टूटने की आवाज आने लग गई। उसने कहा अरे ये पर्वत को कौन हिला सकता है, इस पर्वत को कौन तोड़ सकता है। तो उसने देखा तो दूर खड़ा एक व्यक्ति उस पर्वत को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, पर्वत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर्वत को तोड़ रहा था। तब उन्होंने कहा अरे ये इंसान पर्वत तोड़ रहा है, इसका मतलब तो यह है कि ये मुझसे भी ताकतवर है। तो उसने कहा हे ईश्वर, मुझे वापस इंसान बना दीजिए। तो इस कहानी का सार ये है कि ये अगर पौधा आप हैं, जो आप स्क्रीन पे पौधा देख रहे हैं, और मैंने यहाँ पे देखो लिखा यू, आप मानते होंगे कि ये पौधा है, बड़ा नाजुक है, हम भी बहुत नाजुक हैं, और हमारे को बचाने वाला वो है, दो हाथ जो है, वो दो हाथ कोई और नहीं है, वो भी आपके ही हाथ है। आप समझ गए होंगे कि यहां बचाने वाला, बचने यानी कि विक्टिम भी आप हैं और आपको बचाने वाला भी आप ही है। आप ही वो हैं जो संकट के अंदर पीड़ा झेल रहे हैं, और आप ही वो हैं जो अपने आप को अपने हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे उस संकट से। तो आज आप ये समझ गए होंगे, इसीलिए, केवल इसीलिए शास्त्रों में एक बात कही गई है, नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम पूरी जिंदगी निकल जाती है, केवल स्वयं को कोई पहचानने की कोशिश नहीं करते। ये कभी हम बात में करेंगे कि हम कोशिश क्यों नहीं करते। आपने यहां देखा कि मुझको ही अपने आप को बचाना है। ऐसी अनेक ग्रंथों में कहा गया कि मन के भी दो प्रकार हैं। एक प्रकार वो है कि जो मन, एक्चुअली होता क्या है कि मन ही हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है, और मन ही हमें कर्म के लिए मना करता है, और मन ही कर्म के लिए हमें हाँ करता है। यानी कि दो मन हमेशा होते हैं, एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। तो क्या होता है, आप जब सुबह उठ के कभी देखिएगा, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके अंदर से आवाज आती है, थोड़ी देर, एटलीस्ट 10 मिनट और सो जाता हूं। तो आपके अंदर से दूसरी आवाज आती है, कहते नहीं अभी उठना है। तो कौन किससे बात कर रहा है? असल में मैं ही अपने आप से बात कर रहा हूं। तो ये समझने की कोशिश, फिर शक्तियां जिन्हें हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और योग का यही असली कार्य है कि उन शक्तियों को पहचानने का वो मार्ग उपलब्ध कराता है, वह है योग। अब हम बात योग पर आ गए हैं। तो टफ टाइम में योग की क्या भूमिका हो सकती है, ये हमें देखने की हमें प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्योंकि यहां सबसे बड़ा मिथ ये है कि योग को ही हम नहीं समझ पाए हैं। आपने एक लाइव सेशन मेरा पहले भी देखा था, उसमें हमने हमारे मनोचिकित्सक हमारे साथ में थे। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और एवरी मॉर्निंग हम लोग जो घूमने जाते हैं, तो आज उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कई कई साल से योग कर रहे हैं। अब आश्चर्य की बात है, आप पेशेंट अगर योग कर रहा है और वो अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपना इलाज कर रहा है, तो वो योग कर रहा है या कुछ और कर रहा है, ये एक सोचने का विषय है, एक समझने का विषय है। इसका मतलब योग को हमने सही ढंग से नहीं समझा। तो आइए सबसे पहले योग को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? सो द वर्ड योगा इज derived फ्रॉम द संस्कृत रूट द युज, मीनिंग टू ज्वाइन और टू यूनाइट। तो योग का जो सिंपल, अगर मैं सबसे पहली बात करता हूं, योग का अर्थ है केवल जुड़ना। जब जहां जुड़ने की बात हो रही है वही योग है, और जहां अलग अलग होने की बात हो रही है वहां योग नहीं है। तो अगर हम आपस में जुड़ रहे हैं तो वहां एक योग है। तो हमें यहां समझना पड़ेगा कि योग का अर्थ केवल जुड़ना है, और ये बहुत ही गहराई से हमको समझना पड़ेगा कि जुड़ना किससे है, किससे जुड़ना है। आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हैं किससे जुड़ना है। मैं देख रहा हूं आपके यहां कमेंट्स मुझको दिखाई दे रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, हमें किससे जुड़ना है? लेकिन यहां तो आप समझ रहे हैं कि योग का हमने कहां कैसे अपने आप सेट राइट कर लिया अपना माइंड कि योग के क्या अर्थ हो सकते हैं। तो दूसरा अर्थ ऐसे योग का है, योगा इज कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। अगर इफ यू रीड एनी बुक ऑफ सक्सेस थ्योरी, तो आप देखेंगे सारी सक्सेस थ्योरी कुछ नहीं है, वो सारा मन का ही खेल है।
यानी माइंड का गेम है। जब हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं या हम जब किसी लीडर को सुनते हैं तो हम देखते हैं व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। दे आर टॉकिंग ऑन द माइंड, ओनली ऑफ माइंड। माइंड के बारे में केवल बात कर रहे होते हैं और मन की चीजों हमको बता रहे होते हैं कि कैसे आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, कैसे आपको अपने परसेप्शन को चेंज करना है, कैसे आपको डेफिनेट गोल सेट करना है, कैसे आपको टीम में काम करना है। और ये सब बिना एक हेल्दी माइंड के पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसी को आगे हमारे भगवत गीता में बताया गया है कि योगा इज स्किल इन एक्शन, यानी योग जो है वो आपके कर्म करने की कुशलता है कि आप कितने अच्छे तरीके से कर्म करते हैं। यहां भी बहुत बड़ा मित्र सबने माना कि कर्म करने की कुशलता का मतलब ये हो गया है कि आपको अपना काम तो बेहतर तरीके से करना ही है, साथ ही साथ उस काम के साथ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम वहीं आती है कि जब हम अपने आप को, ये मेरा काम है और मैं जब इसको अपने आप के साथ इन्वॉल्व कर दूंगा कि भाई अब इसका रिजल्ट मेरे को चाहिए, इसलिए कर्म फल की बात करें, कर्म फल की इच्छा ना कर। कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कोई बीज लगाते हैं तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वहां क्या होता है, वहां फिर आपके पास आपको फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी, वहां को गुस्सा लग जाएगा और आपके जो एफर्ट्स हैं कर्म के वो आप उसमें कहीं ना कहीं लूज अपने आप को कर जाएंगे। तो इसीलिए योग बेसिकली कर्म करने का जो विज्ञान है, तो आपको कर्म करने के विज्ञान से मेरा पर्सनली मानना है कि पहले ये समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। हमें ये भी समझना पड़ेगा, तभी तो हम कर्म के विज्ञान को समझेंगे। तो कर्म करने का जो विज्ञान है वो योग है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कर्म क्या है। कर्म के विषय में कभी आगे बात करेंगे, कर्म है क्या और कैसे जो कर्म है वो हमारी डेस्टिनी को अफेक्ट करता है। मैं तो पूरा जहां तक समझाऊंगा अभी तक योग दर्शन को या पूरा योगा सिस्टम को, योगा सिस्टम केवल एक ही चीज के लिए मुझे लगता है सेट है, वो है कि किस तरह से हम अपने कर्म को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने जो है ना एक्शन को जो है वो राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और नंबर 4 पे डेफिनेशन, बी इक्वल माइंडेड इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर, सच इक्वानिमिटी और इज कॉल्ड योगा। सो बी इक्वल माइंडेड। देखिए होता क्या है, मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। जो फेलियर एंड सक्सेस है, जो पेन एंड प्लेजर है, जो सैडनेस एंड हैप्पीनेस है, ये जो लाइफ जो है इट्स ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। आप ये समझ लीजिए कि एक एक फ्रेम लगा हुआ है, ये पूरे इवेंट्स की एक सीरीज है और इस सीरीज को ही हम जीवन कहते हैं। कई बार हमारे फेवर में होती है, कई बार हमारे फेवर में नहीं होती है। तो असली बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बुरी से बुरी सिचुएशन को अपने फेवर में डाल लेता है, जिससे वो अपने आप को एनहांस कर लेता है। यहां पर देखिए डॉक्टर दीपक चोपड़ा आप सब जानते ही होंगे, वो एक वेल नोन ऑथर है और वेलनेस सेंटर भी चलाते हैं वो अब्रॉड में। तो उन्होंने एक बात कही है, उनकी एक बुक है द स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। तो उन्होंने एक बात कही कि यहाँ 3 तरह के लोग होते हैं। तो कर्म की बात आ रही है तो मैं कर्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि आज भी सिचुएशन वही है जहां हम परेशान है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो हमारे माइंड में कई प्रकार के नेगेटिव बात आती है कि हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो जो अपने संकट के समय को, बुरा समय को, प्रतिकूल परिस्थिति को केवल समझ लीजिए कि दूसरों पर दोषारोपण करके, नाराजगी करके और नेगेटिव आउटकम्स उसके अंदर ढूंढ के वो ऐसे ही निकाल देते हैं। दूसरी पर्सनैलिटी वो होती है कि वो कहते हैं कि चलो भाई ये मेरा भाग्य है, मुझे इसको जो है अपनाना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तीसरे जो टाइप के लोग होते हैं ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला वो है जिसने केवल नेगेटिव ही बोला प्रतिकूल परिस्थिति में, एडवर्स टाइम में। दूसरा वो है जिसने उसको एक्सेप्ट किया। तीसरा ये खाली एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करने का एक गेम और खेलता है। ये क्या करता है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को एनहांस करता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, अपनी सभी तरह के डेवलपमेंट को आगे की ओर लेके जाता है एडवर्स टाइम में। और ये क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स की, इन्वेस्टर की होती है। खास तौर पे अपने आप को बार बार इस सिचुएशन में डालते हैं ताकि और स्ट्रेस क्रिएट हो और फिर अपने आप को और स्ट्रांग बनाते हैं। ये कोई आदमी एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनता है, ये धीरे धीरे करके वो स्ट्रांग बनते हैं। सारा गेम किस चीज का है? सारा गेम है हमारे माइंड सेट का, हमारे माइंड का। तो आगे और मैंने इसमें बहुत धर्म में भी ऐसी बात कही कि फेथ के बारे में, एस्पिरेशन और परसेवरेंस और मीन्स, यानी कि ये सब चीजें भी हमें इसको भी कंसिडर करना है। खाली योग कर दिए नहीं कि आप आसन कर लेंगे और प्राणायाम कर लेंगे और बस मेरे को कोरोना ना हो जाए, मेरे को कोई बीमारी ना लग जाए और यही योग है। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस तो यू आर स्पॉइलिंग योर टाइम क्लियरली।
आपको योग के हायर लेवल को समझना पड़ेगा, उस चेतना के उच्च स्तर को समझना पड़ेगा, तभी जीवन से दुख नाम का जो शब्द है वो गायब हो सकता है। अदरवाइज दुख तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवन के अंदर आता ही रहेगा। आइए एक बार हम एक दूसरी दृष्टि से डाल के देखते हैं कि क्या जो हमारे दर्शन हैं क्या कहते हैं। तो योगा कर्मसु कौशलम आपने देख लिया। इसमें एक और बात कही कि समना देवा, समना सदैवा, यानी पीपल विद सेम डिवाइन थॉट्स ग्रो टुगेदर, यानी टीम वर्क की बात हमारे दर्शन के अंदर हमारे वेदों में कही गई है। सर्वोहितम, ये आप सब जानते हैं, द वेलबीइंग ऑफ ऑल। तो आज का समय ऐसा ही है, हमें सबके हित की बात सोचनी है। अगर हम ये नहीं सोच रहे हैं तो हम दर्शन के हिसाब से या योग शास्त्र के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। कुर्वन्ने कर्माणि जिजीवश्चितम समा, पूरा संस्कृत, एक्चुअली मेरे को संस्कृत में इतनी परफेक्शन नहीं, लेकिन बता सकता हूं कि कंटिन्यूस एफर्ट विद डिटैचमेंट, जो हमने कर्मयोग की बात की थी, पूरा जो है एफर्ट के साथ में 100% आपको काम करना है। उद्योगम पुरुषम लक्षणम, ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है, उद्योगम पुरुषम लक्षणम। तो उद्योग जो है, ध्यान दीजिए, उद्योग यानी इंडस्ट्रियसनेस जो होती है, हम उसको अलग ना मान के चले, वो भी एक योग का ही पार्ट है, क्योंकि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे उद्योग और योग का आपस में संबंध है। मानव सेवा प्रभु सेवा। अब हिंदुस्तान में क्या है कि वी लिव्स विद ए ड्यूअल पर्सनैलिटी, हम दो तरह की पर्सनैलिटी के साथ जीते हैं। हम क्या जीते हैं, हम एक तो सिखाने के लिए कुछ और है और जीवन में जीने के लिए कुछ और है। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है, अपने तो है ही है, साथ में दूसरों के जीवन के अंदर तो दुख पैदा करते हैं। तो यहां समझना है, कल श्री दलाई लामा जी ने एक बात और हमें बताई थी, फर्स्ट लिसन देन रीड, थर्ड नंबर पे सीरियस रीडिंग और फोर्थ नंबर पे बी फैमिलियर व्हाट यू रीड। तो आप ही समझिए कि सबसे पहले हमें सुनने की आदत होनी चाहिए, फिर हमें पढ़ना चाहिए, फिर हमें सीरियसली पढ़ना चाहिए, उसके अंदर फाइंडिंग्स करनी चाहिए और उसके बाद जितनी भी आपने फाइंडिंग्स की है उसको जीना चाहिए। अगर आप जी नहीं रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो पढ़ना आपका बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कोई किताब या किसी बांध के लाइब्रेरी में रख दी और वो धूल मिट्टी चाट रही है। बस इतना ही काम हो जो आपने सीखा है। जब तक आप उसे जिएंगे नहीं तब तक उस रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पतंजलि योग सूत्र का जो संदर्भ में है, मैं इसके संदर्भ में बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम जब योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि का ही नाम हम सबसे पहले आता है, क्योंकि इन्होंने उसको पूरे योग सूत्र को संकलित किया था। तो पहला जो उनका जो देखिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो पहला ही सूत्र है पतंजलि योग का, पहले चैप्टर का पहला जो सूत्र है वो है अथ योग अनुशासनम। ध्यान दीजिए, अथ योग अनुशासनम यानी लेट्स बिगिन विद डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है। चाहे कैसा भी समय हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, कोई ऐसा रिसर्चर नहीं है, या आप किसी को भी देखें जो बिना डिसिप्लिन के आगे बढ़ा हो। डिसिप्लिन लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि आज इस कोविड-19 के टाइम पे क्या आप वाकई में डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं या ऐसे टीवी वगैरह देख के, मोबाइल फेसबुक देख के टाइम पास कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन रखें, एक अपना चार्ट बनाएं, चार्ट बनाने के बाद प्रायोरिटी सेट करें कि किस प्रायोरिटी पे वो काम करना है, क्योंकि आज भी कई सारे काम ऐसे हैं जो बिना पैसे के हो सकते हैं। जी हाँ, मैं इस बात की बात जोर दे रहा हूं इस बात पे कि बिना पैसे के भी आज कई सारे काम हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से काम है जिसके पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इससे पैसे का संकट चल रहा है, इसलिए पैसे की तो बात ही नहीं करने का, मैं खर्चे की बात बिल्कुल नहीं करने का। सेकंड क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि कंट्रोलिंग ऑफ माइंड इज योगा। कंट्रोलिंग ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं है कि आपके विचार आना बंद हो जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। जब आपकी किडनी लगातार काम कर रही है, आपका हार्ट लगातार काम कर रहा है, आपके और जो ऑर्गन्स है सारे काम कर रहे हैं, जब उनके बारे में आप नहीं चाहते कि ये रुक जाएं, तो मन कैसे रुक सकता है। तो मन को रोकना नहीं है, मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको रोकना नहीं है, बस फर्क इतना करना है कि जो आपका पेनफुल थॉट है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, बस उनको ही उनको ही रोकने की कोशिश करनी है। वो भी हम कोशिश नहीं करते, जैसी पॉजिटिविटी आती है वो नेगेटिव इमोशंस अपने आप ही वैनिश हो जाते हैं। और जब नेगेटिव इमोशंस वैसे वैनिश हो जाते हैं, धीरे 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 करके आप ऐसी स्थिति में भी आते हैं, जब ध्यान के बारे में हम कभी बताएंगे, कि आप थॉटलेस भी हो जाते हैं। जब थॉटलेस होते हैं तो उसमें चमत्कार होता है। उसमें क्या चमत्कार होता है, तीसरे सूत्र के अंदर है, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब व्यक्ति का चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो व्यक्ति जो है अपने सेल्फ में स्थापित हो जाता है, उसमें उसको सेल्फ प्राप्त हो जाता है।
जी हाँ, आप जिसकी बात कर रहे हैं, सपोज मेरा नाम अनिल है, तो मेरा नाम अनिल तो मेरी फैमिली ने दिया है ना। अगर मैं किसी मुस्लिम परिवार के अंदर जन्म लेता तो इरफान या इमरान कुछ और नाम होता, और मैं सिख के अंदर जन्म लेता तो मेरा नाम गुरविंदर परविंदर कुछ और होता। तो आप यहां समझिए कि मैं कौन हूं। मैं वो नहीं हूं जो मेरा नाम है, मैं तो वो हूं जो मैं हजारों साल से हूं, यानी कि आत्मा हूं। वो मेरा जो यूनिक आईडी है, एक्चुअली वो मेरा यूनिक आईडी है, जहां सारे संस्कार, जहां मेरे सारे कर्मा, जहां मेरी सारी हैबिट्स जो हैं कोडेड फॉर्म में स्टोर है। अब मैं अगर कुछ और हूं तो अभी तक मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं? तो यहां पतंजलि ने एक बात और आगे बताई है, प्रतिसारूप्यम इतरता, यानी कि आप क्या हैं? यू आर द बंडल ऑफ इमोशंस ओनली। अगर आप सेल्फ में नहीं है तो आप जो है केवल इमोशंस से ही भरे हुए हैं। जब आपका इमोशंस यानी कि आपकी भावनाएं दुख वाली होंगी, सैड की होंगी, तो आप सैड महसूस करेंगे। अगर मेरा इमोशन जो जेलेसी वाला होगा तो मैं जेलेसी महसूस करूंगा। मेरा इमोशन ईगो से रिलेटेड होगा तो मैं ईगो महसूस करूंगा। मेरा इमोशन जो है सुख और आनंद वाला होगा तो मैं आनंद से भरा हुआ होगा। यानी हम केवल कुछ नहीं है, हम केवल इमोशन से ही, हम उसका ही प्रतिरूप है। कब? जब हम अपने सेल्फलाइजेशन को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सेल्फलाइजेशन बहुत जरूरी है। मैं तो मानता हूं कि पहली स्टेज जो है स्टडी की, एजुकेशन की, होनी ही सेल्फलाइजेशन चाहिए। लेकिन हमारे आप सब जानते हैं कहां कहानी बिगड़ी हुई है, उस पर बात करना बेकार है क्योंकि वो लंबी कहानी हो जाएगी। सारा का सारा जो फेलियर है एजुकेशन सिस्टम का, हम उसके सेल्फ उसको दूर लेके जा रहे हैं। घर में परिवार से ही मामला गड़बड़ हो जाता है। हम बच्चे को सिखाते तुझे ये नहीं ये बनना है। अरे पहले उसका एक टेस्ट तो करा के देख लो कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, उसको देख तो लो कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है। तो हमारे देश में क्या होता है, स्ट्रेंथ पे कम और वीकनेस पे ज्यादा काम होता है। हमेशा वही चीजें पॉइंट आउट करेंगे जो बच्चा नहीं करना चाहता, जो करना चाहता है उसको हम काम करना नहीं चाहते। फिर कभी लेटर इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अब इसके बाद आ रही है बात कि जब वो सेल्फ की बात आ गई है और आपने विचारों को भी समझ लिया कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम होते हैं, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो विचार हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल को भी अफेक्ट कर देते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च बोल रही है। डॉक्टर इमोटो, ये एक साइंटिस्ट है, आप गूगल पे जाएंगे डॉक्टर इमोटो, तो आप इनका पूरा इसका इनकी बुक है मिरेकल ऑफ थॉट या मिरेकल ऑफ वाटर ऐसे करके मैं नाम बोल रहा हूं। तो इन्होंने एक बात कही, इन्होंने एक रिसर्च करी है कि जब आप पानी पे थॉट रिलीज करते हैं पानी को, और पानी को अगर कहेंगे आई लव यू, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो डायमंड की तरह चमकता है, वो डायमंड की तरह खिलने लग जाता है। और जब आप कहेंगे आई हेट यू, तो उसका जो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो जैसे नाली का पानी होता है उसकी तरह हो जाता है। यानी उसकी जो प्राणिक शक्ति है वो ही सारी खत्म होने लग जाती है। अब आप ये समझिए कि हमारे जो शरीर के अंदर है 70% के आसपास पानी है। अगर मेरा थॉट नेगेटिव होगा तो उस पानी का जो मॉलिक्यूल है वो भी अफेक्टेड होगा। इसीलिए, केवल इसीलिए आज जो बीमारियां हो रही हैं पैदा, ये बीमारियां लाइफ स्टाइल से नहीं हो रही हैं। ये बीमारियां आपका समझ लीजिए कि मैं क्या खा रहा हूं क्या पी रहा हूं उससे भी नहीं हो रही हैं, उससे भी हो रही हैं लेकिन कम परसेंटेज है। सबसे ज्यादा जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो आदमी की सोच से पैदा हो रही हैं। उसकी सोच ही आदमी की खराब हो गई है। वो हमेशा जो है अपने व्यक्तिगत हित की बात करता है, वो हमेशा जो है हित की बात करता है, जेलसी की बात करता है। उसके अंदर मतलब कहां से जो है वो एक ऐसी भूख पैदा हो गया जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए हम नेगेटिव साइड में जाते हैं और फिर नेचर उसको रिवर्ट करती है, फिर हम आगे जाके डिप्रेशन या हमको एंजाइटी हो जाता है। तो आइए पावर ऑफ थॉट के बाद हम बात करते हैं। तो योग का जो गोल है, द गोल ऑफ योगा, व्हाट इज द गोल ऑफ योगा, हमें समझना पड़ेगा गोल क्या है योग का। तो अगर हम शास्त्रों के अनुरूप चलते हैं तो अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज मोक्षा और लिबरेशन। अगर मोक्ष ही जो है योग का गोल है तो आइए एक सर्वे करके देखते हैं जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने योगा के डिपार्टमेंट चल रहे हैं, योगा के सेंटर चल रहे हैं, आप जाइए और कहिए कि एक स्कीम निकली है, क्या आप मोक्ष पाना चाहते हैं? तो मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन पीपल वो यही कहेंगे मोक्ष ही चाहिए, हमें बताओ हमारा बिजनेस कैसे रन होगा, हमें बताओ हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। तो हमने अभी मोक्ष को समझा ही नहीं है। हम मोक्ष को ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को समाप्त कर देना, ये शरीर समाप्त हो जाएगा, ये मन समाप्त हो जाएगा, शायद वो मोक्ष है। हमको एक नई डेफिनेशन का एक खोज करनी होगी, उसको समाधि।
तो समाधि को भी हम ये समझते हैं किसी अंदर कहीं जमीन के अंदर दफना दे जाना और ऊपर से कोई बना देना, उसके कोई स्टैचू टाइप का कोई बना देना कि मॉस्को समाधि होगी। समाधि का मतलब आप समझिए, समाधि के अंदर, मोक्ष के अंदर छिपा हुआ इसका। समाधि का सीधा सीधा अर्थ है समाधि, धी यानी धारण करना, समाधि संभाव। जब आप संभाव धारण कर लेते हैं तो समाधि सिद्ध हो जाती है। अब आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे धूप हो चाहे छांव। मोक्ष का मतलब भी यही है, मुक्त हो जाना। किन चीजों से मुक्त होना है? आपका जो टू मच हैप्पीनेस का जो थॉट है, टू मच की बात कर रहा हूं, और आपका टू मच जो सैडनेस का भाव जो है, उनसे मुक्ति पा लेना ही मोक्ष है। यानी अब होता क्या है ना, मेरे जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं दूसरों को टीज करना शुरू कर दूंगा, बंदरों की तरह उछलना शुरू कर दूंगा, किसी को कुछ भी सजेस्ट करना शुरू कर दूंगा। और अगर दुख चल रहा है तो मैं वहां चिल्लाऊंगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा हूं। तो यहाँ भी साइकोलॉजी के अंदर सिंड्रोम आता है, वाई मी सिंड्रोम और वाई मी नॉट सिंड्रोम। अगर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो हम कहेंगे वाई मी, ओ गॉड वाई मी, मैं ही क्यों। और जब आपके साथ में कुछ आपको मान लीजिए कुछ चीज आपको नहीं मिलती, तभी वाई नॉट मी। तो यहां पर क्या है कि ये हमारे अंदर एक सिंड्रोम पैदा हो रहा है कि हर चीज में अपने आप को मैं के साथ में जोड़ के चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब इससे मुक्त हो जाएंगे तो मोक्ष और समाधि की स्थिति हमको अपने आप ही मिल जाएगी। तो रिमूव डिसफंक्शनल परसेप्शन रिकॉग्निशन, ये खास बात ध्यान दीजिएगा। तो योग का पर्पज मैं जो समझता हूं वो सबसे ज्यादा यही है कि परसेप्शन का सारा खेल है, कॉग्निशन का सारा खेल है कि हम किस चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं। क्योंकि स्टडी ये बताती है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं योगा की, मेडिटेशन की, तो आपका जो परसीविंग पावर है वो इंप्रूव होती है। आप जो है समझ लीजिए कि एबिलिटी टू परसीव वो इंप्रूव हो जाती है, उसमें आपको समझ आने लग जाती है, आपको वो दिखने लग जाता है जो असल में जनरल पीपल या आम आदमी उसको नहीं देख सकता। क्योंकि मैनिफेस्टेड चीजें तो आप देख सकते हैं। मैं देखिए सपोज मैं कह रहा हूं कि ये माउस है, तो माउस है तो सबके लिए माउस है, क्योंकि मैनिफेस्टेड है, ये ग्रॉस फॉर्म में है। लेकिन अगर सबटिल की बात करें तो हमको नहीं दिखाई देगा। सबटिल को दिखाई देने के लिए आपको परसेप्शन की जरूरत है, इसलिए थर्ड आई की बात हमारे शास्त्रों के अंदर कही गई है। इसलिए आगे कहा गया रेजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना का स्तर है, ये हमको उठाना होगा, हमको बढ़ाना होगा। जब ये कॉन्शियसनेस का स्तर बढ़ता है, यही हमारा जो है, तभी हमारे जीवन के अंदर हैप्पीनेस आती है, तभी वो ब्लिस आती है, तभी वो आनंद आता है। यही जो योगा का जो है वो गोल है। और जहां तक मैंने उद्योग की बात कही थी, तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, उद्योग यानी समृद्धि, उद्योग समृद्धि, उन्नति का योग उद्योग है। उद्योग वह योग जो आपको ऊपर की ओर उठाए, वही ही जो है योग है, वही योग उद्योग कहलाता है। उद्योग का मतलब ये नहीं है कि मैं टैक्स की चोरी करूं और मैं जो है एम्प्लॉइज जो है उनका खून पीऊं। उद्योग का मतलब ये है कि आप सब मिलके समना सरदेवा पढ़ा था ना आपने, वो कि सब टीम स्पिरिट में आगे मिलके बढ़े, सभी आगे आप मिलकर विकास करें। क्योंकि यह शरीर भी पूरा टीम वर्क में काम कर रहा है, पूरी सृष्टि टीम वर्क के अंदर काम कर रही है। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक सब काम कर रहे हैं। किसी भी एक प्रजाति को और आप खत्म करोगे तो दूसरी प्रजाति उसके साथ में अफेक्टेड हो जाएगी। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक चूहे ने देखा कि उसे पकड़ने के लिए किसान ने पिंजरा लगाया अपने घर के अंदर। तो चूहा एक कोने में कहीं दीवार में चिपके रहता था। उसने देखा कि पिंजरा लगाया है और सारे के खाने के सामान को ढक दिया कि अब खाना खाने के लिए चूहे को इसी पिंजरे में जाना पड़ेगा। लेकिन चूहे ने देख लिया था। चूहे ने जब देख लिया है तो वो गया मुर्गी के पास में, क्योंकि उस बाड़े के अंदर मुर्गी भी रहती थी, बकरी भी रहा करती थी। तो मुर्गी से कहा कि मुर्गी बहन मेरी कुछ मदद करो। उस पिंजरे में उन्होंने जो है किसान की पत्नी है मुझे फंसाने के लिए एक माउस ट्रैप लगाया है। मुर्गी कहती है मरेगा तो ये मरेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। मुर्गी कहती है भाई भाई कल आना, कल बात करेंगे। तो वो मुर्गी को छोड़ के फिर बकरी के पास जाता है। बकरी बहन मेरी कोई मदद करो, ऐसे ऐसे माउस ट्रैप लगाया और मैं पूरे दिन से भूखा हूं, मेरी कुछ मदद करो, तुम कुछ मदद कर सकती हो। बकरी ने कहा चूहे से मेरा क्या लेना देना, मैं तो अपनी जिंदगी मस्त जी रही हूं ना। तो उसने कहा कि भाई आप भी बात नहीं करते, बाद में बात करते, मुर्गे से हेल्प लो। तो कुल मिला के हुआ कि चूहा बेचारा जो है वो आके अपना उसी बिल में चुपचाप बैठ जाता है, सोचता है मैं कैसे गुजारा करूंगा, अपना क्या करूंगा। लेकिन सडनली क्या होता है, उसी रात को अनफॉर्चुनेटली सांप आ जाता है। सांप गलती से जो है उस पिंजरे में घुस जाता है। अब निकलते समय उसकी पूंछ जो है पिंजरे में फंस जाती है। जब पिंजरे के अंदर माउस ट्रैप में जो है वो सांप की पूंछ फंस जाती है, तो सुबह चाय जो किसान की पत्नी होती है वो चाय बनाने के लिए उठती है। उसको पता नहीं होता कि यहाँ सांप हो सकता है। वो जैसे किचन में जाती है और चाय बनाती है तो सांप जो उसके पैर पे काट लेता है। पैर पे काट लेता है तो कोबरा सांप था, तो जहर इतनी तेजी से फैलता है कि उसका पैर जो पूरा नीला पड़ जाता है।
अब किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको इलाज कराए, तो उसने तुरंत क्या करा, उसके पास जो मुर्गी थी वो कसाई को बेची दी, क्योंकि उसके पास में कसाई रहा करता था। उसने कसाई भाई एक काम कर, मेरी पत्नी की बहुत तबीयत खराब, मेरे पैसे की जरूरत है। उसने कहा ठीक है कि मुर्गी उसने ली और मुर्गी बेच के जो पैसे लेके शहर चला गया। अब जब वो शहर चला गया तो उसके इलाज में और पैसे की जरूरत थी, और जहां से भी पैसे उधार तो उसने लिया, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी नहीं बच पाई और पैसा उसका सारा बिल्कुल खत्म हो गया। उधारी भी उसको देनी थी, साथ में उसका अंतिम संस्कार भी करना था। उसके पास कुछ नहीं बचा था, उसने उठा के बकरी को भी कसाई को बेच दिया, और उस प्रकार से कसाई ने जो है उन दोनों को काट के आगे बेच दिया। तो आप यहां समझिए कि वो चूहा बैठा हुआ अब यही सोच रहा है कि काश उन्होंने इस दिन मेरी मदद की होती उस पिंजरे को हटाने में, तो शायद इतनी घटना ही नहीं घटती। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमको ये लग रहा है अरे यार मेरा क्या बिगड़ेगा, तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसी सोच के कारण आज हमारी स्थिति हो रखी है कि हम इससे प्रकृति नाराज है। माध्यम चाहे कोई बना हो, चाहे चाइना बना हो, चाहे अमेरिका बना हो, लेकिन क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई मीडियम होता है। अब डायरेक्ट कोई चीज अपने आप नहीं फैलती, प्रकृति अपने काम अपने आप करना जानती है। तो प्रकृति ने एक प्रकार से कोरोना वायरस फैला दिया, किसी को माध्यम बनाया, और कोरोना के पीछे केवल एक ही मैसेज है, कोरोना। कोरोना के पीछे एक ही मैसेज है, कोरोना। तो ऐसे कोई काम ना करें कि प्रकृति जो है वो नाराज हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम योग की बात कर रहे हैं, तो योग की बात करते करते हमको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि 3P जो है, यानी 3P का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये जो है हमको हमेशा ध्यान रखने हैं, तभी जो है आप उस योग के रास्ते पे आप जा सकते हैं। तो पहला क्या है, परसेप्शन। आपको अपने परसेप्शन को क्लियर करना है, सबसे बड़ी चीज है। परसेप्शन ठीक होगा, अपने आप को पूरा जीवन जो है वो ठीक होने लग जाएगा। दूसरा है पर्पस। लाइफ में पर्पस जरूर होना चाहिए और बड़ा पर्पस होना चाहिए। किसने ऐसे नहीं कहा कि बिग ड्रीम अट्रैक्ट बिग पीपल, यानी कि बड़ा पर्पस होना चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। देखो मीनिंग के ऊपर विक्टर फ्रैंकल ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, आप देख सकते हैं कि नाजी कैंप में किस प्रकार से वो फंस गए थे, लेकिन एक मीनिंग के माइंड सेट ने उनके पूरे जीवन को चेंज कर दिया। उन्होंने उस नाजी कैंप में, जो कंसंट्रेशन कैंप थे, उसमें अपनी परवाह ना करते हुए लोगों की खूब सेवा करी, क्योंकि उन्होंने लाइफ का अपना मीनिंग चेंज कर दिया। आप ऐसी जगह तो नहीं फंसे कम से कम कि जहां आपको ग्वालियर में जलाया जा रहा हो, जहां आपके परिवार को समाप्त किया जा रहा हो, जहां आपको मतलब आपके खत्म हो जाए, कोई सम्मान ही नहीं है जहां पर। आप सब जानते हैं नाजी कैंप के बारे में। तो वहां भी उन्होंने जो है ऐसे कार्य किए हैं जहां पर लोगों को उन कार्यों से प्रेरणा मिली है। तो परसेप्शन शार्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और दूसरा क्या है, पर्पस में कोई ना कोई मीनिंग जरूर रखें। अपने व्यक्तिगत की बात ना सोचें मुझे कोरोना ना हो जाए, या मुझे मेरा बिजनेस ठीक चले, मेरी नौकरी ठीक चले, बाकी सारी दुनिया जो है कहीं भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे तब तक शायद प्रकृति भी हमको माफ नहीं करने की। तो हमको ये सोचना बहुत जरूरी है। तो तीसरा क्या है, परसिवियरेंस, यानी कंटिन्यूटी। आप जो भी सिद्धांत आपने सेट करे हैं, जो भी प्रिंसिपल आप सेट कर रहे हैं, जो भी आप योग की बात कर रहे हैं या ध्यान की बात कर रहे हैं, उसमें निरंतरता बना के जरूर रखें, क्योंकि निरंतरता ही जो है ये हमें आगे बेहतर की ओर लेकर जाएगी। आज मैं जैसे अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि भाई हम लोग जैसे सुबह उठ के आ रहे हैं तो शायद आप हम लोग उठ जाया करेंगे हमेशा, तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे तो 21 दिन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी चीज को अपने डिसिप्लिन में ऐड करना है, अपने डेली रूटीन में, तो आपको कम से कम 21 दिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन इस स्टेट में कम से कम 90 डेज का, 3 महीने का प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज को बीच में ना छोड़े, नहीं तो ब्रेन की वायरिंग दोबारा से पुरानी मोड में चली जाती है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, हमें परसेप्शन चेंज करना है। दूसरा है हमें पर्पस, यानी लाइफ में कोई अच्छा सा पर्पस रखना है, उसके साथ में कोई मीनिंग देना है, और साथ ही साथ उसको कंटिन्यूटी के अंदर रखनी है। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद चेंजिंग द परसेप्शन अबाउट कोविड-19। तो आइए जो कोविड-19 का जो है परसेप्शन जो है पहले चेंज कर डालते हैं। कोविड-19 को भूल जाइए, कोई वायरस है, होगा वायरस होगा, फिलहाल आप भूल जाइए। रोज प्राणायाम कीजिए, रोज खाने पीने का अच्छा ध्यान दीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आप बिना पैसे कई सारे काम ऐसे कर सकते हैं जिससे आपकी जो टफ टाइम है उस टफ टाइम के अंदर आपको कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं। तो पहले परसेप्शन को चेंज करना है। C फॉर कॉपरेशन, C फॉर कॉपरेशन, यानी कि कोऑपरेटिव रहिए। अगर आज जो हमारी समस्या हो रही है ना, इस महामारी के समय में अगर हम एक साथ दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि हम इस महामारी से कुछ सीख रहे हैं। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी। टफ टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी को सीख कीजिए, आप उसको सर्च कीजिए कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तीसरा वैल्यू एडिंग। वैल्यू एडिंग का नैतिक मूल्य से संबंधित तो है कि नैतिक मूल्य ऐड करने हैं, साथ ही साथ ये भी एक वैल्यू ऐड कीजिए कि आज मैं क्या था और कल मैं क्या हो जाऊंगा, यानी कि आज इस समय में मैं क्या और चीजें
मैं सीख सकता हूं, क्या मैं वैल्यूज अपने अंदर ऐड कर सकता हूं। और इस समय इट्स बेस्ट टाइम टू आइडेंटिफाइंग द सेल्फ। इस समय ऐसा बेस्ट टाइम है, देखिए हमारे पास बच्चों के फोन आते हैं, सर एग्जाम कब होगा, और उनको लग रहा है कि एग्जाम होना ही बहुत बड़ी पहाड़ है। और ये हमें पहले से डाउट था कि कहीं ना कहीं सरकार 15-15 दिन करके पीछे हटाएगी, और आज सिचुएशन ये हो गई, आप सब जानते हैं एजुकेशन सिस्टम की क्या सिचुएशन हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सेल्फ की बात नहीं कर रहा है, कोई सॉफ्ट स्किल की बात नहीं कर रहा है, कोई लाइफ स्किल की बात नहीं कर रहा है, कोई सक्सेस थ्योरी की बात नहीं कर रहा है। सब केवल एक ही चीज की बात कर रहे हैं, केवल सब्जेक्ट, सिलेबस एंड सिलेबस। केवल सिलेबस ही पढ़ना है, बस सिलेबस के अलावा कुछ और जीवन में पढ़ ना लेना। क्योंकि अगर सब कुछ पढ़ लोगे आप लाइफ स्किल के बारे में, आप अध्यात्म को पढ़ लोगे, आप जो है सॉफ्ट स्किल को समझ लोगे, तो शायद आप जीवन को जीने का तरीका आपको आ जाएगा। आप समझ जाएंगे लिमिटेड खर्चे के अंदर भी मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस में अचीव कर सकता हूं। क्योंकि आज सबसे बड़ी संसार के अंदर यही समस्या हो रखी है कि हम केवल सामान को बटोरने में लगे हुए हैं, हम केवल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यदि जीवन एक यात्रा है तो इस यात्रा में जितना कम सामान होगा उतनी अच्छी यात्रा होगी, ये ध्यान दीजिए। और सिकंदर महान जब गए तो दोनों हाथ बाहर निकाल के गए और मैसेज देके गए। हालांकि शुरू में प्रजा को लगा था कि सिकंदर के हाथ बाहर क्यों है, लगता है कि इसने गलती कर दी है, लेकिन बाद में लोगों को बताया गया कि सिकंदर महान ने खुद कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि सिकंदर महान मरा था तो खाली हाथ गया था। तो आप समझ रहे हैं, हम खाली हाथ जाने वाले हैं, तो हम किसके लिए हम क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि हम अपने संतान के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो यहां भी आपके शास्त्रों ने बात कही गई है, पूत सपूत तो धन संचय क्यों और पूत कपूत तो धन संचय क्यों। यानी कि आपकी अगर संतान अच्छी है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जब आप यहां तक पहुंच सकते हैं, इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो आपका बच्चा भी इस लेवल तक या इससे आगे यहां पहुंच सकता है। तो हमको बहुत ज्यादा अटैचमेंट में भी नहीं फंसना है। हमको ये देखिए अटैचमेंट का जो विकृत रूप जनक डिस्टॉर्टेड जो फॉर्म है वो यही है कि हम इतने मुंह में फंस जाते हैं कि हम अपनी जनरेशन के लिए, मतलब उनके लिए इतना साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि वही उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो और डी जो है वो है डेवलप योरसेल्फ एंड डेवलप योर नेशन। तो आपको अपने आप को विकास करना है, अपना विकास करने के साथ साथ नेशन का भी विकास करना है। वो तभी संभव है जब आप फुल प्रोडक्टिविटी में काम करेंगे, जब आप अपना परसेप्शन बिल्कुल साफ रखेंगे, आपके अंदर लव की फीलिंग होगी, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की फीलिंग होगी। तो आइए मैं आप बताता हूं कि कौन सा योगा है जो आपको टफ टाइम से बचा सकता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करें। आप चाहें तो पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं। सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करें कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। व्हाट यू कैन कंट्रोल और व्हाट यू कांट कंट्रोल। तो जो कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, लीव इट, उसको आप एक साइड रख दीजिए। जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर आप आ जाइए। तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोरोना संक्रमण को मैं कंट्रोल तो कर नहीं सकता, ठीक है, नेचुरल है। तो मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? यस, मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मैं सुबह सही टाइम पे उठ सकता हूं, मैं कुछ रिसर्च पेपर लिख सकता हूं, मैं कोई किताब लिख सकता हूं, मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता हूं। आप समझ गए ना। अगर बच्चे ये प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है। तो हमको ये देखना है कि हम इस समय क्या सीख सकते हैं। हम आपस में कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ मटेरियल है, गूगल पे मटेरियल है। आप देखिए कि आपके लाइफ में कौन कौन से एरर हैं, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको करेक्ट करना है, और आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा था। तो आप उन पॉइंट को नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसकी प्रायोरिटी बनाइए कि कौन सा पहला पॉइंट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है उसको आपका ठीक करने के लिए। इसका एबीसीडी फॉर्मूला कहते हैं। तो ए नंबर पे वो लेकर आइए जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। तो सबसे पहले उस पे काम कीजिए। बी को वहां लेकर आइए कि हाँ भाई इसके बाद मैं इस काम को करूंगा। और सी और डी वो लास्ट की बात है। सी में है कि इसको थर्ड प्रायोरिटी रखिए, जब आपको लगता है कुछ समय है तो कर दिया। और डी वो है जो आप दूसरों से करा सकते हैं। तो ऐसे इससे एबीसीडी फॉर्मूला कहलाता है। आप ये इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, तो अब आपको जो मैंने चीजें बताई थी, तो एक जो डिसिप्लिन बताया था, एक थिंक बिग बताया मैंने आपको, ये चीजें बड़ा मायने रखती हैं। तो आपको क्या करना है, जब एक बड़ा मकसद के साथ में करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय। आप ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन का टाइम इतना अच्छा टाइम है कि आप अपने सेल्फ को पहचान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करना है। आज मैं केवल एक ही चीज बताऊंगा, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। इसमें क्या है कि जब आप रात को सोएं, कैसे सोते हैं आप रात को, जरा देखिए, आप बताइए। आप अगर किसी को मैसेज टाइप करना है, टाइप करिए, कैसे सोते हैं आप? मैं जानता हूं कैसे सोते हैं।
आधी से ज्यादा दुनिया जो है व्हाट्सएप और फेसबुक देख के सोती है। अब आप सोचिए, जिस थॉट को लेके आप सोच के सो रहे हैं या देख के सो रहे हैं, आपके सपने भी वैसे ही आएंगे। जब आपके सपने वैसे आएंगे, उठते साथ सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, जरा याद कीजिए। उठेंगे, सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, कोई मैसेज तो नहीं आया। मैं तो देखता हूं कई बार मेरे पास इतने परफेक्ट टाइम पे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे और मैसेंजर है, परफेक्ट टाइम पे, कि मुझे लगता है कि ये घंटी बज गई तो इसका मतलब 7:30 बज गए, ये घंटी बज गई तो इसका मतलब 6 बज गए। समझ रहे ना? इसलिए मैं कई बार नेट ऑफ करके सो जाता हूं। तो आप समझिए कि हम लोग इतने इसके एडिक्टेड हो गए हैं सोशल मीडिया के और मोबाइल के, कि हम अपने आप से ही दूर हो गए हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप हैप्पीनेस महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो ही आपको परेशान करते रहेंगे। तो ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन में यही करना है आपको। लेटते समय अपने श्वास पर ध्यान दीजिए और सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि हे परमात्मा, आज का दिन आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज के दिन मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली जो मेरी मानसिक स्थिति को खराब कर देती। नहीं तो दुनिया में आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है। रोजाना हम देखते हैं कभी एक्सीडेंट हो गए, रोजाना हम देखते हैं कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, कहीं कुछ तो बिजली गिर गई, आप देख रहे हो ना। तो हमारा जीवन आज बिल्कुल सही सलामत निकला है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। जैसे ही आप ये एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से हैप्पीनेस हार्मोन निकलने लग जाएंगे, आपके अंदर पीस डेवलप होने लग जाएगी। फिर दूसरा क्या है, जब सुबह उठें तो सुबह उठ के फिर ग्रेटिट्यूड उनको फील कीजिए कि आज आपने मुझे फिर दोबारा से जो है एक नई अपॉर्चुनिटी दी है कुछ करने के लिए, तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। और ये सब आप अपने ब्रीथिंग के साथ में, अवेयरनेस के साथ में उसको कीजिए। तो धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे सांस छोड़ना, धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना। केवल पहले आप इसको इतना ही सीख लीजिए। इतना मात्र सीखने से फिर अगले स्टेप की हम बाद में बात करेंगे। तो आज के बाद आप समझिए कि सबसे पहले योगा जो है, योग जो है, वो आपके अपने जुड़ने का माध्यम है, ना कि किसी नेताजी ने बोल दिया है कि जी इतने 1000 नौकरियां निकलेंगी, तो उस नौकरी के लालच में आके आप अगर योग में कोर्स में आएंगे या योग की तरफ भागेंगे तो उससे फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ और नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि नौकरियां निकलेंगी या निकलेंगी। वो निकलती हैं, इट्स ए गुड मैटर, फिर तो मजा ही आ जाएगा। इसीलिए आप फिर क्या, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में भी आ जाएंगे, लेकिन पर्पज आपका यही होना चाहिए कि योग का मेन पर्पज है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, एनलाइटमेंट है, आपका जो सेल्फलाइजेशन है। तो जैसे सेल्फलाइजेशन होगा, उस टेक्निक को आप सीखते हैं, उसके लिए दूसरों के लिए आप काम करेंगे, चाहे वो आप नौकरी के माध्यम से करें, चाहे अपने व्यवसाय के माध्यम से करें, बिजनेस के माध्यम से करें। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूं, ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति नौकरी के पीछे भाग रहा है, कई लोग डेडिकेटेड है, बिल्कुल ऐसे डेडिकेटेड है कि मतलब सुबह ही वो जो है मतलब समाज कल्याण में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें धन्यवाद करना चाहिए, जो हम सबको मोटिवेट करते हैं, जो हम सबको जो है इस प्रकार से हमारे लिए कार्य करते हैं। तो आज आपने जाना है परसेप्शन के बारे में और टफ टाइम के बारे में। तो परसेप्शन को दूर कीजिए। इंसान ही है जो इंसान को बचाएगा, मैं ही हूं जो मैं को बचाऊंगा। तो आप वो जो मैंने आपको बताया था, ये मेडिटेशन का जो टेक्निक है, डीप ब्रीथिंग कीजिए और अपने पॉइंट नोट कीजिए, अपने डीप पॉइंट नोट कीजिए। आप, मेरा नंबर है 8954401008। इस नंबर पे आप मैसेज करके भी आप पूरा टेक्निक पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है मैं इसको ठीक नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही है, तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम आपके हमारे पास ही वो सीमित रहेगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ ये हमें एक और मैसेज देना चाहूंगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, जहां मैं एचओडी के पद पे कार्य कर रहा हूं, उसके अंदर बीएससी, एमएससी, आपका पीजी डिप्लोमा, एमफिल और पीएचडी लेवल तक के कोर्स किए जाते हैं। और विशेष बात तो ये, हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक से पीएचडी करा रहे हैं, लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो ये साथ परसेप्शन, लाइफ स्किल, पॉजिटिव साइकोलॉजी, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, समझ रहे हैं ना। तो आप अगर ऐसी किसी विषय में रुचि रखते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि सबको ये सेशन पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा। यूनिवर्सिटी की सभी टीम को मेरा धन्यवाद। हमारे जितने भी डिग्निटरीज हैं, हमारे चेयरमैन सर हैं, प्रो चांसलर मैम हैं और वीसी सर हैं, डीन सर हैं, इन सबका मैं धन्यवाद दूंगा। कहीं ना कहीं इनका सबका सहयोग है, इसीलिए सब सारे कार्य चल रहे हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार, धन्यवाद।